हेलो दोस्तों, मैं लाइफ लाइट कोचिंग सेंटर के एंड स्पोर्ट क्लब की तरफ से मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करते हैं। फटाफट पहले कुछ देख लेते हैं। 2023 या 24 के 10th एग्ज़ाम में जो भी क्लास स्टूडेंट 425 मार्क्स के रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसे एलईडी टीवी या साइकिल देकर उसे सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम लाया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉपर को 1100 रुपये प्लस पटना का चिड़ियाघर घुमाया जाएगा, सेकंड को आप 750 रुपये और थर्ड टॉपर को 500 रुपये। उसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट रखे गए हैं। अपकमिंग बैचेस में आप देख सकते हैं बीपीएससी और दरोगा की बैचें आने वाली हैं। उसी तरीके से एसएससी जीडी और बिहार पुलिस की बैचें भी आने वाली हैं। नशा मेहनत का करो ताकि बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। इसी अच्छे शब्दों के साथ हम आगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, 8वें क्लास के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। इसकी शुरुआत मुख्यतः यूरोप से मानी जाती है, जो कि 14वीं और 17वीं की सदी के बीच में यूरोप में एक प्रकार का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई थी, जिसे आंदोलन हुआ और उसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसके बाद में बहुत सारे विकास हुए, जिसमें व्यापारिक विकास हुए। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कोलंबस जो स्पेन का एक नाविक था, 1492 ईस्वी में अमेरिका उपमहाद्वीप की खोज की। इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा होगा, इसी में आपको अमेरिका दिख रहा होगा। आपको इतना तो पहले से आपको पता है कि हमारे पास कुल 7 महादेश हैं। जैसे आप देख सकते हैं एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, नॉर्थ अमेरिका महादेश, साउथ अमेरिका महादेश, ओशनिया महादेश जिसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है, और अंटार्कटिका महादेश। आप देख सकते हैं कि 7 महादेश हैं। आप देख सकते हैं यूरोप से अमेरिका की खोज की गई और यूरोप से ही होकर यहाँ पे आपके भारत में आया गया था। हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 15वीं सदी के अंत में यूरोप में नई सामाजिक व्यवस्था यानी पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ था। इसकी मुख्य विशेषता थी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय होना। मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। मशीनीकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? कोई भी चीज़ है जिसका उत्पादन मशीन से किया जाए, इससे उत्पादन की जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है और उत्पादन अधिक होने लगता है। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ के उपनिवेशवाद के विकास को बल प्रदान किया था। आज जानते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है? इतना बड़ा डिफिनेशन को समझने से पहले सबसे बढ़िया अच्छा तरीका से आप छोटे से डिफिनेशन समझते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे कमज़ोर देश पे हमला कर उस पर अपना शासन स्थापित करता है तथा वहाँ के संसाधनों का दोहन करता है, तो हम बोलते हैं कि यह उपनिवेशिक शासन व्यवस्था है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं। इसी संदर्भ में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक 1817 में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने लिखा था। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांट के देखा गया है: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल भारतीय प्राचीन इतिहास को कहा जाता है, जबकि मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में इन्होंने दिखलाया है, जबकि वहीं आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में दिखलाया है। आगे देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ पे है? तो यह पटना में स्थित है। आगे देखते हैं। गबन, गोदान, कफन की रचना किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने गबन, गोदान और कफन की रचना किया था। भारतीय
अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। आपको पता है कि अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनको निर्वासित कर दिया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश सम्मिलित था। आगे समझते हैं, देखिए म्यांमार, जिसको पहले यह प्राचीन नाम आप समझ सकते हैं बर्मा था। वहीं श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, जो कि 1937 तक एशियाई साम्राज्य के भाग थे, लेकिन उसके बाद में ये अलग होकर अलग देश बन गए। आइए देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, ऊपर नेपाल और यहाँ पर भूटान आपको दिख रहे होंगे। ये सभी प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे। आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 1947 में पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत से अलग हो गया, जबकि वही 1971 में बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यह 1971 में पाकिस्तान से अलग प्रांत बन के एक अलग सा राष्ट्र बना। 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक हो गया। वहीं 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो जबकि लास्ट बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिससे झारखंड का निर्माण हुआ था। झारखंड बिहार के दक्षिणी भाग में है, यह दक्षिणी पठारी क्षेत्र का हिस्सा था। आगे हम इस नक्शे के माध्यम से समझते हैं। आइए बंगाल विभाजन को इस नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का बात किया था। किस तारीख को? तो आप याद रखिएगा 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का ऐलान किया था। आगे देख सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर डाला। आगे देख सकते हैं आप, अब बताया गया कि उनको बांटने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो आप समझ सकते हैं बांटने का उद्देश्य उन्होंने बताया था, एक तो प्रशासनिक दबाव को कम करना, दूसरा देश की आज़ादी के लिए जो भी आंदोलन चल रहा था उसको कमज़ोर बनाना। क्योंकि आपको पता था कि 1905 के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम ने बहुत एकता के साथ जोर दिखलाया था, दम दिखलाया था। इसको कमज़ोर करने के लिए उसको बांट दिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया। जबकि उसका जो ऐलान किया गया था वो 20 जुलाई को किसके द्वारा किया था? तो भारत के वायसराय से आपको पता था कि लॉर्ड कर्जन 1905 में भारत के वायसराय थे, उन्होंने ही किया था। आगे आप इसे और भी समझ सकते हैं। देखिए बंगालियों को अपने पाले में रखने के लिए 1911 में एक बार फिर बंगाल को एक कर दिया गया। अब देख सकते हैं कि 1905 में जहां बंगाल का विभाजन हुआ था, वहीं 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। 1911 में भारत के वायसराय, आप समझ सकते हैं कि 1911 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। लेकिन 1947 में भारत फिर से पुनः टूट जाता है और एक अलग प्रांत बनता है, जिसे आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का भी 1971 में विभाजन होता है और एक जो पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उससे टूटकर एक बांग्लादेश अलग प्रांत 1971 में बनता है। आगे नीचे आप इस इन्फॉर्मेशन से और कुछ समझ सकते हैं। वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला क्या है? वंदे मातरम आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, जबकि अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। आगे समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। देखिए है हमारा बिहार। आप बताइए बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप फटाफट कमेंट करके आप बता सकते हैं कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आइए बिहार के बारे में समझते हैं। 1912 में देश का 12वां राज्य बिहार बना था। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। 2000 में बिहार झारखंड से अलग हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर